तो आज है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है, सेकंड ईयर M2 फिज़िक्स, और चैप्टर नंबर 16 जो है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो लास्ट टाइम जो है वो हमने स्टडी किया था RC सीरीज सर्किट। तो आज जो है हमने स्टडी करना है RL सीरीज सर्किट। RL सीरीज सर्किट यानी कि आपके पास जो गिवन सर्किट है जिसमें AC सोर्स लगा हुआ है, ये AC सोर्स है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर, ये रेजिस्टेंस और ये इंडक्टर सीरीज के अंदर जो है वो कनेक्टेड है। तो इस किस्म का जो सर्किट होता है इसको RL सीरीज सर्किट का जो है नाम देते हैं। ये क्या है, ये सर्किट इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, सॉरी इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। दिस सर्किट इज द कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। ये हमारे पास रेजिस्टेंस और इंडक्टर जो है उसके कम्बिनेशन से ये सर्किट बनता है, और इस सर्किट को हम RL सीरीज सर्किट का नाम जो है वो देते हैं। तो ये जो RL सीरीज सर्किट है, अब हमने इसकी भी इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी है। यानी कि हमारा मेन टास्क क्या है कि हमने इसकी जो Z है वो कैलकुलेट करनी है, इम्पीडेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इम्पीडेंस जो है वो क्या होती है कि जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है। देखिए आपको एक रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर कर रहा है रेजिस्टर जो सर्किट के अंदर लगा हुआ है, और दूसरी रेजिस्टेंस जो है वो आपको कहाँ से ऑफर हो रही है, वो आपको ऑफर हो रही है, रिएक्टेंस ऑफर हो रही है इंडक्टर से। तो अब ये जब दोनों सर्किट में लगे हुए हैं तो हमने इनकी कंबाइंड रिएक्टेंस जो है उसको कैलकुलेट करना, और वो जो कंबाइंड रिएक्टेंस है इनकी वो R और L की वजह से है, और उसको हम इम्पीडेंस का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये जो इम्पीडेंस को कैलकुलेट हमने करना है, इसमें पहली चीज़ देखें कि जब वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस से गुजरेगा, मिसाल के तौर पर मैं फिर ये इधर फिगर बना देता हूँ कि ये V वोल्टेज यहाँ से दे रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है इंडक्टर। अब यहाँ से जब वोल्टेज गुजरेगा तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ VR हमारे पास IRMS R के बराबर होगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसके बाद वोल्टेज जब इस इंडक्टर से गुजरेगा तो हमारे पास VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है वो IRMS XL। XL क्या है, रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, R क्या, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, और इसको हम क्या देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप देखें कि मैं जो है इंडक्टर के अंदर यहाँ पर तो फेज सेम रहेगा वोल्टेज और करंट का, अबाउट R के अबाउट जो है एट R हमारे पास V और I इन फेज होंगे थीटा 0 डिग्री होगी, लेकिन इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज लीड कर जाएगा करंट से π/2 या 90 डिग्री से। तो अब हम फिगर बनाते हैं इसकी, वेक्टर डायग्राम इसकी कंबाइंड जो है। तो आप देखें कि यहाँ पर ये VR, ये इस तरफ VL है, और ये रिजल्टेंट वोल्टेज है हमारे पास VRMS, रिजल्टेंट वोल्टेज। इधर से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, इधर से परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा कर दें।
ठीक है। तो आप देखें ये पाइथागोरन थ्योरम लगाएंगे, यहाँ से ये एंगल थीटा बन रहा है, तो वी आर एम एस रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास वी स्केयर आर प्लस वी स्केयर एल का अंडर रूट, और वी आर एम एस हमारे पास आएगा, वी आर जो होता है वो आर आई एम एस आर का स्क्वायर प्लस आई आर एम एस एक्स एल का स्क्वायर, सारे का अंडर रूट। ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी। यहाँ से अब आप इसको स्क्वायर जो है इसको बेशक जो है वो आप ओपन कर दें, तो आप स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, अब देखें स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वी आर एम एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर एम एस एक्स स्क्वायर एल का अंडर रूट। आई स्क्वायर एम एस कॉमन निकल आएगा, बाहर आएगा तो अंडर रूट के साथ काट जाएगा, तो पीछे रह जाएगा आई आर एम एस और अंदर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एल। और एक्स स्क्वायर एल जो है इसकी वैल्यू एक्स एल की हमें पता है कि ओमेगा एल के बराबर होती है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी आई आर एम एस इंटू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये चीज़ें हमारे पास आ जाएगी और इसको हम लिख सकते हैं कि वी आर एम एस इसके बराबर आ गया, तो वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस, ये इस आई को उठा के इस तरफ ले आया और इसको लिख लें आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर का अंडर रूट। ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी। अब आपको यहाँ पर इस बात का पता है कि वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस जो है, वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस जो है ये जेड के बराबर होता है इम्पीडेंस के, ठीक है। वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस बराबर होता है जेड इम्पीडेंस के, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इम्पीडेंस जो है वो निकला है। अब यहाँ से आप ये एंगल थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इसकी डायरेक्शन को भी। एंगल थीटा देखें आप कि ये वाला हमारे पास वी एल है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो थीटा tan इनवर्स हमारे पास वी एल ओवर वी आर के बराबर जो है वो आ जाएगा, और थीटा tan इनवर्स वी एल आई आर एम एस एक्स एल ओवर आई आर एम एस आर, ये इसे कट गया तो थीटा मेरे पास tan इनवर्स एक्स एल ओवर आर के बराबर आ गया। और यहाँ पर आपको पता है कि एक्स एल की वैल्यू बराबर है ओमेगा एल के, तो थीटा मेरे पास tan इनवर्स ओमेगा एल ओवर आर के बराबर आ गया। ये हमारे पास एंगल जो है वो निकल आया इस आर एल सीरीज़ सर्किट के लिए। अच्छा, आप एक दूसरा तरीका भी है कि थ्रू रजिस्टर भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, जिस तरह कल हमने कैपेसिटर के केस में जो है उसको कैलकुलेट किया था, तो वो भी हम
उस तरीके से भी कैलकुलेट करके जो है वो देख लेते हैं। तो आप देखें कि अब इम्पीडेंस डायग्राम के ज़रिए मैं इसको कैलकुलेट करके देखता हूँ। सेकंड तरीका जो है, इम्पीडेंस डायग्राम। तो इम्पीडेंस डायग्राम जो है वो आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इस जगह पर XL है और ये हमारे पास Z इम्पीडेंस, और ये थीटा कोई एंगल यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। तो अब आप इसके ऊपर पाइथागोरन थ्योरम अगर लगाएं तो Z हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला XL है इधर, ठीक है। तो Z हमारे पास आ जाएगा R² प्लस X²L, और XL की वैल्यू हमारे पास ओमेगा L के बराबर है। तो Z मेरे पास R² प्लस ओमेगा² L² के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास इम्पीडेंस निकल आएगी। इसी तरह थीटा हमारे पास tan इनवर्स, अब आप देखें कि XL परपेंडिकुलर ओवर बेस XL ओवर R और tan इनवर्स ओमेगा L ओवर R, ये हमारे पास एंगल जो है वो निकल आया। तो अब आप क्लियरली हमने दे सकते हैं कि हमने जो इम्पीडेंसेस हैं RC और RL सीरीज सर्किट्स जो हैं उनकी कैलकुलेट करके देख लिए, ठीक है। हम क्या एक्चुअली कर रहे हैं, हम बेसिकली हमारा मेन मकसद जो है वो यहाँ पर वो ये है कि हम ये चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास सर्किट हैं, एक तो उसके अंदर जो AC वोल्टेज और AC करंट है उसका फेज़ किस तरह बिहेव करता है, और दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास जो सर्किट्स हैं यानी कि जिनके अंदर आपके ये AC के अंदर बेसिक DC के कंपोनेंट्स लगे होते हैं, रजिस्टर कैपेसिटर, हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है, ठीक है, ये रेजिस्टर और कैपेसिटर जो है इनके अंदर से करंट जब गुजरती है तो उसका बिहेवियर क्या होता है AC करंट का और वोल्टेज का, ठीक है। और जब इनको सर्किट में हम इकट्ठा लगाते हैं तो इनकी इम्पीडेंस जो है वो हमारे पास क्या निकलती है। तो ये सारा यानी कि पूरा AC का पूरा बिहेवियर जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर से उसको हम स्टडी करके देख रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखनी है वो हमने देखनी है पावर डेसिपेशन या पावर इन AC सर्किट। AC सर्किट की पावर क्या होती है और कितनी पावर जो है वो AC सर्किट में लॉस होती है। तो पावर इन AC सर्किट, AC सर्किट के अंदर जो पावर है उसको हमने डिस्क्राइब करना है। तो पावर के लिए फिर मैं ये फिगर बनाता हूँ, आप देखें कि ये जो वेक्टर डायग्राम है हमारे पास, ये हमारे पास VRMS है वोल्टेज, ठीक है। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ और इस तरफ ये V है और ये I है, ये IRMS है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, यहाँ से क्या एंगल थीटा मार रहा है। अब इसका कंपोनेंट इस I के अलॉन्ग क्या होगा, VRMS कॉज ऑफ थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो पावर डेसिपेशन है किसी भी सर्किट के अंदर वो दी जाती है P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। ये आपने 13 चैप्टर के अंदर जो है ये वाली इक्वेशन जो है इसको स्टडी किया हुआ, ठीक है। P इज इक्वल टू VRMS IRMS, ये हमारे पास पावर डेसिपेशन का इट इज ए रिलेशन फॉर पावर डेसिपेशन। ये हमारे पास जो ये पावर डेसिपेशन का रिलेशन है, ठीक है। अब आप देखें कि
ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली, ये उस वक्त ट्रू होगी जब V एंड I आर इन फेज। ये वाली, व्हेन V एंड I आर इन फेज। आर इन फेज का मतलब है कि थीटा इनके दरमियान 0 डिग्री। लेकिन अगर ये जो है हमारे पास इन फेज नहीं है, तो आपको ये पता है कि V और I सिर्फ इन फेज कब होते हैं? सिर्फ रजिस्टर के केस में। इन केस ऑफ रजिस्टर, सिर्फ रजिस्टर जो है इसके केस में सिर्फ रजिस्टर जो है इसके केस में हमारे पास V और I थीटा 0 डिग्री होता है, इन फेज होते हैं। लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में, इन केस ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर, थीटा पाई बाई 2 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि उसमें वो पाई बाई 2 से आउट ऑफ फेज होते हैं। तो इसलिए जो पावर डेसिपेशन है प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर के अंदर वो 0 होती है, क्योंकि इसके अंदर करंट जो है कैपेसिटर या इंडक्टर में पाई बाई 2 के फेज डिफरेंस से या तो लीड करती है या लैग करती है। ठीक है, तो in the case of pure inductor and capacitor, और कैपेसिटर के केस में the power dissipation is 0 because V and I lead and lag in inductor and capacitor। ठीक है जी, क्योंकि लीड और लैग करते हैं। तो हम इसीलिए जो ये ट्यूब लाइट्स और मुख्तलिफ सर्किट्स जहाँ पर हम ये चाहते हैं कि पावर के डेसिपेशन या पावर के लॉसेस कम हो, तो वहाँ पर इंडक्टर कैपेसिटर का सर्किट लगाते हैं। ये जो आपका एनर्जी सेवर होता है या एलईडी लाइट बल्ब्स होते हैं या ट्यूब लाइट्स होती हैं, तो इनके अंदर जो है वो इंडक्टर कैपेसिटर का सर्किट लगा होता है रेजिस्टेंस के साथ, पावर को लॉसेस को पावर के लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, अब आप देखें कि जो हमने अभी ये पीछे फिगर बनाई थी, तो इसको ज़रा दोबारा हम बना के देखते हैं। तो उस फिगर के अंदर आप देखें कि ये हमारे पास VRMS था। ठीक है, यहाँ से एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, और ये IRMS है। तो इसका यहाँ पर जो हमारे पास कंपोनेंट बना था VRMS कॉज ऑफ थीटा I के पैरेलल। तो कंपोनेंट ऑफ V जो है अलोंग I, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ V अलोंग I, कंपोनेंट ऑफ V अलोंग I, जो V का कंपोनेंट है I के अलोंग, वो क्या होगा? वो होगा हमारा VRMS कॉज ऑफ थीटा। तो इसका मतलब है कि जो P है हमारे पास IRMS VRMS, इसमें ये VRMS वाला कंपोनेंट जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा IRMS
वी आर एम एस कॉज ऑफ थीटा। ये वो कंपोनेंट है जो आई के साथ पैरेलल है। तो हमारे पास आ जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉज ऑफ थीटा। तो ये पावर ऑफ एसी सर्किट जो है ये हमारे पास निकल है। तो कॉज ऑफ थीटा जो फैक्टर है इसके अंदर, ये कॉज ऑफ थीटा पी ओवर वी आर एम एस आई आर एम एस, ये कॉज ऑफ थीटा जो है इसको हम पावर फैक्टर का नाम देते हैं। ये पावर का फैक्टर है क्योंकि थीटा एंगल आ रहा है। थीटा एंगल हमें ये बताता है कि वोल्टेज और करंट इन फेज हैं या आउट ऑफ फेज हैं। अगर वोल्टेज और करंट के अंदर फेज है π/2 का तो फिर पावर की डेसिपेशन मिनिमम होगी, और अगर वो पैरेलल है तो फिर पावर की डेसिपेशन जो है वो मैक्सिमम होगी। अब हम इसको कैलकुलेट करके दे सकते हैं इसी रिलेशन से, ये जो हमने ड्राइव आउट किया है। आप देखें कि P इज इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा। तो आर एम एस इसके साथ आना है। अगर थीटा 0 डिग्री है इन केस ऑफ रेजिस्टर, तो P इज इक्वल टू वी आई कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री 1, तो P इज इक्वल टू वी आई। और यहाँ पर V को अगर आई आर पुट करूँ तो P इज इक्वल टू आई आर इंटू आर, और P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यानी कि रेजिस्टर के अंदर मैक्सिमम पावर जो है वो डेसिपेट हो रही है, क्योंकि रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज है, सेम फेज है उनका। लेकिन अगर आप इसी को चेक करें इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए, तो इन केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तो थीटा जो है वो π/2 होगा। तो पी वी आई कॉज ऑफ थीटा, तो पी वी आई कॉज π/2, तो कॉज π/2 आपको पता है कि 0 के बराबर होता है, तो P इज इक्वल टू 0। तो पावर डेसिपेशन या पावर के लॉसेस इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर मिनिमाइज होते हैं क्योंकि वोल्टेज और करंट जो है उनके अंदर फेज डिफरेंस जो है वो π/2 का होता है, यानी कि π/2 से लीड या लैग जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने इजीली देखा है कि हम पावर जो है उसको एसी सर्किट के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमें क्लियरली ये पता चलता है कि एसी सर्किट के केस के अंदर हमारे पास जब रजिस्टर होती है तो मैक्सिमम पावर डेसिपेट होती है, क्योंकि वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो इन फेज होते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर चूंकि वोल्टेज और करंट जो है वो π/2 से लीड और लैग कर रहे होते हैं, इसलिए वहाँ पर पावर के लॉसेस जो है वो मिनिमाइज होती हैं। यानी कि अगर हम इंडक्टर और कैपेसिटर को किसी सर्किट के अंदर यूज़ करें तो हम एनर्जी के लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसलिए आप जो 100 वाट का बल्ब लेते हैं आम, जो येलो लाइट देता है, और एलईडी या इनकी पावर कंजम्पशन में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि एलईडी एनर्जी सेवर और ट्यूब लाइट के अंदर जो है वो आपके पास आर और एल सी यानी इंडक्टर कैपेसिटर का सर्किट लगा होता है। ठीक है, और वो इंडक्टर कैपेसिटर का सर्किट जो होता है वो पावर के लॉसेस को मिनिमाइज कर देता है, वो पावर के लॉसेस को कंज्यूम कर देता है। ठीक होगी बात? ठीक है जी, अब आप आए आगे, हमारे पास नेक्स्ट जो है आर्टिकल वो है RLC सीरीज सर्किट। ठीक है, कि RLC सीरीज सर्किट क्या होता है, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे RLC पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ये दो किस्म के होते हैं। सीरीज रेजोनेंस
सर्किट्स, ये हमारे पास दो किस्म के होते हैं, ठीक है। इनमें एक RLC सीरीज सर्किट होता है, एक और दूसरा होता है RLC पैरेलल सर्किट। तो ये दोनों जो हैं RLC सीरीज और RLC पैरेलल, इन दोनों को हमने डिटेल के साथ जो है वो स्टडी करके देखना। तो पहला नंबर पर आप देखें कि जो हमारे पास RLC सीरीज सर्किट है, अगर सीरीज के अंदर रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो किसी AC सोर्स के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, यानी कि ये एक AC सोर्स है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर, ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये क्या है, ये RLC सीरीज सर्किट है। इसको हम कहेंगे, ये हो जाएगी आपके पास रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर और ये इंडक्टर, ये एक RLC सीरीज सर्किट है। तो RLC सीरीज सर्किट जो है, इसको हमने जो है वो एक वोल्टेज सोर्स लगाई हुई है, और ये जो वोल्टेज सोर्स लगाई हुई है इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो वेरी हो सकती है। तो जो हमारे पास इसकी इम्पीडेंस डायाग्राम आएगी, आप देखें कि इसकी इम्पीडेंस डायाग्राम कुछ इस तरह की होगी, ये R रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, इस तरफ XL होगा और इस तरफ XC होगी। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री और 90 डिग्री का ये फेज आ रहा है 90 डिग्री, और R जो है ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, क्योंकि यहाँ पर इन केस ऑफ R वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो इन फेज होते हैं। तो ये हमारे पास इम्पीडेंस डायग्राम है। यहाँ पर XL हमारे पास ओमेगा L के बराबर है, और XC हमारे पास 1/ओमेगा C के बराबर है। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, ठीक है, XL, और R जो है वो रेजिस्टेंस है। तो अब हम जब फ्रिक्वेंसी लो होती है, अच्छा रेजोनेंस की हमने बात की, पहले मैं इस चीज़ को डिस्कस करने से कि फ्रिक्वेंसी लो है या हाई है वोल्टेज सोर्स की, रेजोनेंस क्या होती है। रेजोनेंस वो कंडीशन है कि जहाँ पर दो फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो आपस में मैच कर जाती हैं, यानी कि अगर कोई दो फ्रिक्वेंसीज दो मुख्तलिफ चीज़ों की आपस में मैच कर जाएं, एक जैसी हो जाएं, सेम हो जाएं, तो हम कहते हैं कि जो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है वो अकर कर गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब वोल्टेज, ये हमने कहा है कि ये जो वोल्टेज सोर्स यहाँ पर लगाई हुई है ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, इससे हम वेरिएशन लेके आ सकते हैं, फ्रिक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि जो फ्रिक्वेंसी को कम या ज़्यादा करना है, when frequency is low, when frequency is low, ठीक है, जब फ्रिक्वेंसी जो है वो हमारे पास लो है यानी कि कम है, तो जब फ्रिक्वेंसी ऑफ AC सोर्स इज वेरी स्मॉल, ठीक है, जब AC सोर्स की फ्रिक्वेंसी वेरी स्मॉल हो तो XC जो है reactance of capacitor will be larger than the reactance of conductor in case when AC source has very small frequency। जब बहुत थोड़ी फ्रीक्वेंसी हो तो XC ग्रेटर देन होता है, जी जी अच्छा चलो ठीक है, ओके। आज एक ही आए हो? यस सर। नाइस।
चलो ठीक है, मैं फिर मीटिंग एंड कर रहा हूँ, ये लेक्चर मैं कंप्लीट कर दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। ओके सर। ओके, खुदा हाफिज़। अच्छा जी, तो एक्स सी जो है वो हमारे पास ग्रेटर दैन एल है इन केस व्हेन ए सी सोर्स हैज़ ए वेरी स्मॉल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो अगर ए सी सोर्स जो है उसकी फ्रिक्वेंसी हाई हो, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज हाई, तो जब फ्रिक्वेंसी जो है वो हाई हो तो हाई फ्रिक्वेंसी की केस के अंदर एक्स एल जो है वो ग्रेटर देन एक्स सी होता है, और इन बिटवीन लो एंड हाई फ्रीक्वेंसीज, और इन बिटवीन जो लो और हाई फ्रीक्वेंसीज हैं उनमें एक्स एल एक्स सी के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, जब एक्स एल रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर के बराबर हो जाए तो दिस इज नोन एज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। इसको हम क्या कहते हैं कि दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ये हमारे पास जो है ये रेजोनेंस की कंडीशन जो है वो आ जाती है। तो इसका मतलब है कि एट रेजोनेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो इक्वल होती है एंड ऑपोजिट टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड हेंस दे कैंसिल ईच अदर। तो ये एक दूसरे को जो है कैंसिल कर देते हैं और सिर्फ हमारे पास इम्पीडेंस डायग्राम के अंदर जो है वो आर जो है रेजिस्टेंस जो है रह जाती है, यानी कि एक्स एल और एक्स सी तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो रिएक्टेंस एक्स एल और एक्स सी की तो खत्म हो जाएगी, ठीक है, उसकी तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ जो रेजिस्टेंस है वो रजिस्टर की ही वहां पर रह जाएगी। देखें ना, ये सिर्फ ये आ जाएगा क्योंकि एक्स एल and XC are in opposite direction, ये एक दूसरे की opposite direction में, देखा ना, ये और ये XC है और ये XL and they cancel each other। तो ये जो है ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर। अब जो डिटर्मिनेशन है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की, आप देखें कि एक्स एल जो है वो एक्स सी के बराबर होता है, एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल के और एक्स सी बराबर होता है ओमेगा सी के। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर 1/L सी के बराबर आ जाएगा और यहाँ से ओमेगा का अंडर रूट ले लूँ तो 1/L सी अंडर रूट, और ओमेगा हमें पता है कि 2πf के बराबर होता है, तो 2πf 1/L सी अंडर रूट। यहाँ आप कह सकते हैं कि f 1/2π L सी अंडर रूट के बराबर आ जाएगा। तो ये जो है एफ आर, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जिस पर एक्स एल और एक्स सी रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर जो है वो एक दूसरे के बराबर होती है। अब हमने देखना है कि ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आरएलसी सीरीज सर्किट जो है वो किस तरह बिहेव करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट। तो जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी, इसमें पहले नंबर पर कि जो हमारे पास रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है वो कितनी आई है 1/2π L सी अंडर रूट, ठीक है। ये हमारे पास रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का रिलेशन है। उसके बाद दूसरा
जो इम्पीडेंस है सर्किट की वो रेजिस्टिव है क्योंकि वोल्टेज और करंट आर इन फेज, ठीक है। द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट is only due to R because current and voltage are in phase. In case of कैपेसिटर और इंडक्टर हमारे पास जो वोल्टेज है और करंट है वो इन फेज नहीं होगी, इसलिए इम्पीडेंस उनकी वजह से तो नहीं होगी, उनकी वजह से तो इम्पीडेंस ज़ीरो होगी। तो इम्पीडेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर की वजह से। देखें आप, हमारे पास P = VI cos ऑफ थीटा, तो ये cos ऑफ थीटा जो है हमारे पास जो है ये 1 के बराबर निकल सकता है, ये पावर फैक्टर, ठीक है। ये पावर फैक्टर 1 के बराबर कब होगा कि अगर थीटा को हम 0 डिग्री पुट करें, तो cos 0 डिग्री 1 के बराबर हो जाएगा। तो cos ऑफ थीटा 1 है पावर फैक्टर इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन cos ऑफ थीटा अगर थीटा π/2 है तो cos π/2 जो है वो 0 के बराबर है, यानी कि cos of theta is 0 for inductor and capacitor। इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में ये cos π/2 जो है वो 0 होगा, cos 90 डिग्री 0 होता है, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में पावर फैक्टर 0 होता है और इन केस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो पावर फैक्टर 1 के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद अब आए तीसरी कंडीशन के ऊपर। तीसरी कंडीशन है कि अगर जो एम्पलीट्यूड है सोर्स वोल्टेज का V0 इज कांस्टेंट, इफ V0 एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट, अगर वोल्टेज सोर्स का एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है तो करंट जो है वो मैक्सिमम होगी, I विल बी I मैक्सिमम, ठीक है। किसके ऊपर? एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR, यानी कि इसका मतलब है कि I मैक्सिमम होगी V0/R रेजोनेंस के ऊपर, यानी कि जब रेजोनेंस अकर करेगी तो चूंकि सिर्फ इम्पीडेंस R की वजह से है, रेजिस्टेंस की वजह से है, तो मैक्सिमम करंट जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर सर्किट में से पास जो है वो करेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे हम इस चीज़ को अगर प्लॉट करके देखें तो ये ग्राफ आप देखें, इस तरफ I करंट है और इस तरफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये देखें ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह का आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है ये FR है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर I मैक्स है, ठीक है। इसको आप I मैक्स भी कह सकते हैं और I0 भी कह सकते हैं, यानी कि I0 V0/R मैक्सिमम करंट। अच्छा, उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि एट रेजोनेंस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर मे बी मच लार्जर देन द सोर्स वोल्टेज। कहता है कि रेजोनेंस के ऊपर एट FR रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है VL, ये ग्रेटर देन हो सकता है V0 से और VC भी ग्रेटर देन हो सकता है V0 से, ठीक है। यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं
ठीक है। वोल्टेज ऑब्वियसली जो है वो जब सीरीज सर्किट लगा हो तो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो जो वोल्टेज डिवाइड हो गया है वो ऑब्वियसली जो आप पीछे से वोल्टेज सोर्स से वोल्टेज दे रहे हैं वो उससे कम होगा। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर वी एल जो है वो ग्रेटर देन वी नॉट हो जाता है और वी सी भी ग्रेटर देन वी नॉट हो जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब ये हमारे पास जो ये कंप्लीट हो गया सीरीज रेजोनेंस सर्किट। अब हम कल जो है वो आरएलसी पैरेलल सर्किट जो है उसको स्टडी करेंगे, फिर उसके साथ जो है हम 3 फेज एसी सप्लाई, एडवांटेजेस ऑफ द एसी सप्लाई, इनको स्टडी करके देखेंगे। तो आप लोग बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।